हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है और इस 9th क्लास में हम लोग ज्योग्राफी को देखेंगे और चैप्टर नंबर 3 का हम लोग बेसिकली इसको पढ़ेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 3 में जो है हम आपका अपोहा तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे। हमारे यहाँ जो आपकी नदियां हैं, अपोहा तंत्र में बेसिकली हम लोग आपके नदियों को देखने वाले हैं कि हमारे यहाँ जो आपकी नदियां हैं वो कैसे हैं और किस प्रकार की है। ठीक है, इसको हम लोग गौर करके देखेंगे। ठीक है, चलिए तो चैप्टर नंबर 3 है, नदियों को हम लोग आपका देखेंगे। इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पर। कह रहे हैं अपोहा शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अपोहा शब्द का मतलब क्या है? किसी एक क्षेत्र में कोई आपका नदी तंत्र है उस सिस्टम को एक्सप्लेन करता है। आप कहेंगे कि नदी के बारे में क्या कर रहा है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है? क्या कर रहा है? उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। भारत के भौगोलिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न देशों से छोटी छोटी धाराएं आकर एक एक साथ मिल जाती हैं। कह रहे हैं कि अलग अलग जो हमारी आपकी दिशाएं हैं, कोई किसी दिशा से आती है, कोई किसी से छोटी छोटी धारा आती हैं और धारा आके क्या होती है, आपस में मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का आपका निर्माण करती हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय, झील, समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र तंत्र द्वारा जिसके जल क्षेत्र का प्रवाह होता है उसे अवद्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करना यह पता करता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत, भूमि दो पड़ोसी अपोहा तंत्र एक दूसरे से अलग करती है और इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं। ठीक, अब देखिए बात करेंगे अपोहा तंत्र की। जल विभाजक का मतलब क्या है? देखिए, कोई चीज एक साइड ये होगी एक धारा और एक धारा ये होगी, जैसे कोई बीच में पहाड़ आ जाए या कोई मिट्टी का इस तरह से बांध बन जाए तो भी क्या हो सकता है, वो जल विभाजक का काम कर सकता है। एग्जाम्पल में आप कभी कोई किसी नदी को बहती देखिए, चाहे आप काली नदी को बहता देखिए, आप गंगा नदी को बहता देखिए या किसी और नदी को बहता देखिए, तो आप देखेंगे जब बीच में चल रहा होता है तो बीच में कुछ टापू सा निकल जाता है और वो आपका नदी को दो धाराओं में भी आपका डिवाइड कर देता है। तो ये तो एक नॉर्मल बात है। लेकिन जल विभाजक के रूप में है क्या है कि इसमें कह रहा है कि एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र में जल का आपका प्रवाहित मतलब जहां से बहती है उसको क्या कहते हैं, अपवाह द्रोणी, यानी कि जहां से वो बह रही है उस क्षेत्र को कह दिया हमने अपवाह द्रोणी, यानी कि जो उसका बेसिन है, जो उसका बहने का क्षेत्र है, उस बहने के क्षेत्र को हमने बोला है अपवाह द्रोणी। क्लियर है? और मानचित्र का अवलोकन करने पर हमें क्या यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत, उच्च मरुस्थल भूमि, अपोहा द्रोणी एक दूसरे को अलग करती हैं। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं और कहते हैं इस प्रकार की उच्च भूमि को क्या कहते हैं, हम जल विभाजक कहते हैं। ठीक, और कह रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी अपोहा द्रोणी किस नदी की है? तो ध्यान रखना, अमेजन बेसिन, अमेजन नदी की सबसे बड़ी अपोहा आपका क्या है, द्रोणी है। क्लियर है? अमेजन नदी। देखिए, अपोहा का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा अपने साथ पानी को कैरी करके चलती है। क्लियर है? और अगर हम सबसे लंबी नदी की बात करें विश्व में, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील, नाइल रिवर। ठीक, ये कैसी है? ये इस तरह से लंबी है ये। लेकिन मैं अपोहा की बात कर रहा हूं तो यानी कि कौन चौड़ी ज्यादा है, जिसमें पानी का बहुत ज्यादा मात्रा में अपने साथ इकट्ठा करके ले जाए, जिसका पानी में डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो पानी बहुत सारा एक साथ लेके कंटिन्यू चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं आपका अपोहा तंत्र। और ये किसका है अपोहा द्रोणी? तो जो अमेजन नदी है ये सबसे बड़ा इसका है। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है, अमेजन नदी किस महाद्वीप में है? क्वेश्चन क्या है मेरा कि जो अमेजन नदी है वो आपका किस किस महाद्वीप में है?
अब बताइए कि जो अमेजन नदी है वो किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में है, एशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, नॉर्थ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है, अफ्रीका में है या अंटार्कटिका में है? किस महाद्वीप में? सातों के नाम मैंने आपको बता दिए। चलिए, कौन बच्चा बताएगा कि अमेजन नदी का द्रोणी बेसिन किस आपके महाद्वीप में? मिला बच्चों? देखा आपने? जल्दी करें। चलिए, अब आपके लिए छोड़ो जा रहा हूं। आइए बात करते हैं भारत में अपोहा तंत्र। भारत के अपोहा तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृति द्वारा होता है। कि भारत का जो अपोहा तंत्र है, अपोहा तंत्र मतलब जहां जहां नदी बहती है, तो भारत में मुख्यतः जो है, अगर आप देखोगे उत्तर भारत की बात करूं तो 3 नदियां हैं। गंगा, पहली होगी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये प्राइम है, यानी कि ये मुख्य है। द्रोणी बेसिन किनका बना हुआ है? जो अपोहा क्षेत्र है बेसिकली वो किनका है? आपका उत्तर भारत में इन 3 नदियों का है। क्लियर है? बाकी सेल ये जो और है, झेलम वगैरह सब इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक, अगर आप नीचे आओगे तो आप नीचे कुछ आपको 4-5 बड़ी नदी मिलेगी, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। क्लियर हो गया? इन नदियों पर ही पढ़ेंगे। तो भारत के अपोहा तंत्र की बात करें तो भारत में 2 प्रकार का अपोहा तंत्र है, एक है हिमालय का और एक है अब आपका प्रायद्वीप का। अब दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे कि ऐसी नदियां जो आपके हिमालय से निकलती हैं, ऐसी नदियां जो आपके प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं या प्रायद्वीप से निकलती हैं, उनको पढ़ेंगे। क्लियर है? अब देखिए, जो नदियां यहां से निकलेंगी, ये पूरा जो आपका हिमालयी क्षेत्र है इसको कहेंगे हिमालय वाला क्षेत्र। क्लियर है? अब दूसरा देखिए, जो नदी हमारे प्रायद्वीप भारत से निकलेंगी, यानी जो इस क्षेत्र से निकलेंगी, वो आपका प्रायद्वीप का हिस्सा हो गई। क्लियर है? तो इसी पर हम लोग बात करके एक एक करके पढ़ेंगे। कह रहे हैं भारत के 2 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं। कह रहे कि कैसे है? आपका बेसिकली भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण क्या है, ये जो आपका हिमालय और आपका प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं एक दूसरे से कैसी हैं? भिन्न हैं। एक दूसरे से कैसी हैं? अलग। हिमालय की अधिकतर नदियां 12मासी नदियां हैं। हिमालय में जो भी आपकी नदी निकलती है 12मासी का मतलब जानते हो क्या होता है? इनमें वर्ष भर पानी रहता है, इसलिए हमने इसको बोल दिया कि ये 12मासी नदी है। यानी कि जिन नदियों में हमेशा पानी रहता है, सदा नीरा भी कहा गया है इनको। क्या कहा गया है? ध्यान दीजिए, सदा नीरा, इसी में जुड़ा हुआ शब्द है, ध्यान रखना। क्या कहा गया? आपका सदा नीरा। सदा मतलब जिसमें हमेशा, नीरा मतलब आपका नीर यानी कि पानी, हमेशा जिनमें पानी रहे या जल रहे उनको कहते हैं हम सदा नीरा। तो हमारे यहाँ सदा नीरा नदी कौन सी है? जो आपका बेसिकली हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं, वे नदियां आपकी सदा नीरा नदियां हैं। क्लियर है? इनमें वर्ष भर पानी रहता है। होता क्या है कि पूरे साल क्या रहता है इनमें? वर्ष भर आपको क्या मिलेगा? पानी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इनमें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा जल प्राप्त होता है। देखिए, वर्षा का तो जल इन्हें आपका मिलता ही मिलता है, लेकिन सबसे प्राइम स्रोत क्या है? जितने भी हमारे ऊंचे पर्वत हैं, उन ऊंचे पहाड़ों पर क्या है? आपका हिमखंड है, यानी कि बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं। वो जब आपका पिघलते हैं तो उनके पिघलने से पानी मिलता है और इसी से क्या होता है? इनको जल प्राप्त होता है। अगर क्वेश्चन बन जाए हिमालय नदियों को जल का मुख्य स्रोत क्या है, तो बच्चों हिमालय नदी का जल का मुख्य स्रोत अगर आप देखोगे वो आपका हिम है, हिमखंड है, हिम है। क्लियर है? यह आपको क्लियर होना चाहिए। क्या है? हिम है। ठीक, आगे बढ़े। अब कह रहे हैं हिमालय की 2 प्रमुख नदियां हैं। अब हिमालय में 2 आपकी प्रमुख नदियां हैं। ठीक, एक नदी है सिंधु नदी, एक है ब्रह्मपुत्र। इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वत को काटकर गोर्स का निर्माण किया है। कैसा किया है? पर्वत को काटकर आपका
गोर्ज का निर्माण किया है। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते तक को तय करती हैं। यानी कि हिमालय से निकलकर और आपका समुद्र में डिपोजिशन होने के लिए क्या करती हैं, ये एक बहुत लंबा जो आपका रास्ता है ये उसको ट्रेवल करती है। कहां से निकल रही हैं? हिमालय क्षेत्र से, और यहां तक जाने में काफी लंबा जो रास्ता है उसको तय करती है। हिमालय नदी अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र नदी के बीच लंबा रास्ता तय करती हैं। ये अपना मार्ग ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन प्रक्रिया करती हैं। अपर्दन का मतलब होता है कटाव छटाव करके चलना, और अपने साथ भारी मात्रा में जब क्या करती हैं, अब आप कटाव करेंगी तो भारी मात्रा में सिल्ट और बालू संवहन करती हैं, यानी कि अपने साथ लेकर चलती हैं। मध्य एवं निचले भागों में नदियां जैसे ही वो आपका प्लेन में प्रवेश करेगी, देखिए नदी की बेसिक नदी निकलती है आपके तीन अवस्था में। पहली होगी युवा अवस्था, जब ये कहां से निकल रही होगी, युवा अवस्था को देखिए, जब ये आपका पर्वत पहाड़ पठार से जब ये नदी निकलती है तो ये क्या होती है, इस टाइम आपका ये अपनी युवा अवस्था में होती है। ध्यान दीजिए कैसी होती है, अपनी युवा अवस्था में होती है, ठीक। और जब यहां से निकलकर आपका ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, ठीक है, तो ये अपनी प्रौढ़ अवस्था में होती है, और जब ये आपका कहीं जाकर मिलती है तब अपनी वृद्ध अवस्था में होती है। तो इसलिए नदी की भी तीन एज हमको बेसिकली यहां पर देखने के लिए आपका मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखिए होता क्या, नदियों में जब ये आपका निचले भाग में प्रवेश करती है तो विसर्ग मतलब इस तरह से चलती हैं, सांप जैसी स्थिति आकृति में चलती है। गोखुर झील का निर्माण करती है, जब ये आपका इस तरह से ये कोई आपकी नदी है और इस तरह से बहकर आ रही थी और इस तरह से मार्ग बदल दे या इस तरह से चलने लगे, तो ये जो स्थिति है, ये जो इतना बचा हुआ क्षेत्र, इसको बोलते हैं गोखुर झील। ये क्या बन गया, ये बन गई आपकी गोखुर झील। क्लियर है। और आपने बाढ़ वाले मैदान में बहुत सी अन्य निक्षेप आकृतियां देखने को मिलेगी। अब जब नदी अपने साथ कंकड़ पत्थर बालू सिल्क रेत लेकर जा रही है तो इन्हें ले जाकर कहीं जगह इनका डिपोजिशन भी तो करेगी, कहीं इनको छोड़ेगी तो सही, कहीं इनका निक्षेपण भी तो करेगी, ठीक। ये पूर्ण विकसित डेल्टा नदी का निर्माण करती है। और कैसी है ये पूर्ण विकसित डेल्टा का आपका निर्माण करती है, यानी कि जहां जाएंगी वहां जाकर उसको जमा देंगी, इनको छोड़ देंगी और डेल्टा का निर्माण करती है। क्लियर है। मैंने क्या बताया था अभी, नदी का उद्गम स्रोत, यानी कि नदी किसी पहाड़ से निकली है, अभी नदी किसी पहाड़ से निकली, ये इसका ऊपरी भाग है और इसमें कुछ ये सहायक नदियां आके मिल रही हैं, ठीक। ये इसका मध्य भाग है, और जैसे ये अब देखिए ये क्या चलने लगी, सर्पिला आकार। अब ये नदी पहले इस तरह से यहां से बही होगी, इस तरह से जुड़ी होगी, लेकिन अब क्या हो गया, ये नदी आपका बीच में आपका इस तरह से बहने लगी, तो ये जो झील बनी इसको बोल दिया गोखुर झील। और जब ये नदी आपका किसी जगह मिलने वाली थी तो ये मिलने की दृष्टि में क्या होती है, मान लीजिए ऐसे आ रही है, ठीक है, ये आकर इस तरह से फैल जाती है, इस तरह से, तो इसी को बोलते हैं डेल्टा। और ये कहां होता है, अब ये यहां बनेगा जब ये आपका समुद्र में मिलने से पहले की स्थिति होती है। तो डेल्टा नदी कहां कहां बनाती है हमेशा डेल्टा, तो ध्यान रखना जितनी भी नदियां आपका इस पूर्वी क्षेत्र पर गिरती हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वो सब डेल्टा बनाती हैं और ये ऐश्वर्य बनाती है। कारण है यहाँ पहाड़ है तो इसके ऊपर से नीचे को गिरती हैं, और यहाँ सीधा प्लेन है तो एकदम गंगा में इस तरह जाकर मिल जाती हैं, सॉरी बंगाल की खाड़ी में। ये इसका मैकेनिज्म है बेसिकली, आप इसको देखें। कुछ पूछना है कुछ पूछिए, कोई डाउट है पूछिए, फिर आगे बढ़ देंगे। आगे बढ़े। ये तो हो गया छोटा सा परिचय आपका, जो हमारी आपका हिमालय नदी थी उनके विषय का परिचय हो गया। अब बात करते हैं प्रायद्वीप की। कह रहे हैं अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं। कह रहे प्रायद्वीप की जो अधिकतर नदी है वो कैसी है, आपके मौसमी है, मतलब एक विशेष मौसम में ही ज्यादा दिखाई देंगी।
क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर है, यानी कि जो भी इनको जल प्राप्त होता है वो किससे होता है, वर्षा का जल प्राप्त होता है, इसलिए मौसमी है। क्योंकि मौसमी का मतलब होता है किसी विशेष मौसम में दिखाई देने के कारण हम इनको मौसमी नदी कह रहे हैं। क्लियर है? कह रहे हैं शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल घटकर छोटी धाराओं में बहने लगता है। कह रहे जितनी भी आपका बड़ी नदी है ये बहुत बड़ी दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे शुष्क मौसम आता है, यानी कि मार्च अप्रैल मतलब मई जून का जब आपका मौसम है, जुलाई में फिर आपका मानसून आ जाता है उस समय के आसपास, तो तब तक ये छोटी सी कैसी धारा में बहने लगती है, यानी कि जो बहुत बड़ा अपने जल अपने साथ लेकर चल रही थी अब वो एक छोटी सी धारा में आपका बहने लगती है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम है। कह रहे जो आपके हिमालय की नदियां हैं वो ज्यादा लंबी हैं और तुलना करें आपके प्रायद्वीप की नदियां इनसे कम है। इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं, यानी कि आपका क्या है, जो आपका दक्कन का प्लेट्यू है, जो आपका मिड उच्च भूमि यानी कि जो आपका मध्य पठार है उससे निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहने लगती हैं। कहाँ बहती हैं? पश्चिम की तरफ, इस साइड में बहती हैं। और इस प्रकार दो बड़ी नदी पहचान सकते हैं जो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियों में पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाली खाड़ी में गिरती है। कह रहे दो नदियां यहां से निकलती हैं और कहाँ गिरती हैं? वो बंगाली खाड़ी में। आइए उनको भी देखेंगे कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं। अब पहली नदी पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। पहला हम लोग आपका सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं और सबसे पहला सिस्टम है हिमालय नदी सिस्टम। हिमालय नदी तंत्र को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, कह रहे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदी लंबी हैं। कौन कौन से निकलती हैं? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये कैसी हैं? हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदी, यानी कि है तो और बहुत सारी, जैसे आपका झेलम, सतलज, व्यास, रावी, क्लियर है, तीस्ता, और बहुत सारी ऐसी नदियां हैं, काली वाली, जो बहुत सारी और जो आपका लोकल लेवल पर निकलती हैं, लेकिन ये कह रहे ये प्रमुख है। और ये नदियां कैसी हैं? लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकार में इन्हें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। जब किसी बड़ी नदी में आकर कोई छोटी नदी मिलती है तो उसी को उस नदी की सहायक नदी तंत्र कहा जाता है। अब सबसे पहले बात करेंगे, इसमें सबसे प्राइम रिवर है आपका, ध्यान दीजिए, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र का उद्गम मानसरोवर झील से हो के निकट तिब्बत से है। कहां से है? तिब्बत। तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि सिंधु नदी कहां से निकलती है, तो मानसरोवर झील है, क्लियर है, और ये कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। कहां से करती है? लद्दाख से प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गोर्ज का निर्माण करती है। गोर्ज मतलब गड्ढा होता है, मैंने पहले भी आपको स्थिति बताई है कि गोर्ज का निर्माण करती है। पहले इतना देखिए, और कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने, मेरे प्यारे बच्चों, गोर्ज को देखा है, नदी गोर्ज। जब ये पहाड़ से बहकर निकलती है ना, तो बहुत सारे क्षेत्र को काट के गड्ढे के रूप में निकलती है। बड़ा सुंदर सी आकृति बनती है, अलग अलग स्थिति सी, बड़ा यूनिक लगता है। अब कह रहे हैं इस क्षेत्र में बड़ी सहायक नदियां हैं, और कह रहे हैं कुछ इसकी सहायक नदियां भी हैं, जैसे जास्कर, जास्कर श्रेणी है, आपको पता होना चाहिए। जास्कर कैसा है? आपका श्रेणी है, ट्रांस हिमालय की आपका श्रेणी है जास्कर। और उसके बाद नुब्रा, श्योक और हुंजा, ये सब छोटी छोटी नदी हैं जो किस में आकर मिलती हैं? आपका सिंधु नदी में आकर मिलती हैं। जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी निकलती है, क्लियर है। और कारगिल का आपको वॉर याद है, आपका नुब्रा नदी घाटी वैली में ही हमारे सैनिक आपका चढ़कर ऊपर गए थे, क्लियर हुआ? ध्यान है? चलिए, सिंधु नदी
बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वत क्षेत्र से बाहर निकलते हुए सतलज, व्यास, रावी, चेनाब में आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिलती हैं। कह रहे हैं ये सारी नदी बहती हैं, सतलज भी बहती है, व्यास भी बहती है, रावी भी बहती है, चेनाब भी बहती है और झेलम भी, सब बहती है। और ये क्या होता है, पाकिस्तान के पास एक जगह है मिठानकोट, ये सारी फाइनली वहां आकर सिंधु में मिल जाती है, मिठानकोट। और फिर क्या होता है, सिंधु नदी इसके बाद दक्षिण की तरफ बहकर अंत में कराची, कराची पाकिस्तान की कैपिटल भी है, तो आपके कराची के पूर्व में अरब सागर में मिल जाती है। यानी कि ये सारी नदी कोई मान लीजिए ये ऐसे निकली भारत में, तो कोई यहां से मिली, कोई यहां मिली, कोई ये आई, कोई इसमें आकर मिल गई, तो ये जगह है आपकी मिठानकोट पाकिस्तान में। और फाइनली कहाँ मिल जाते हैं सब ये आपकी अरब सागर में आकर ये नदियां इस तरह से मिल जाती। क्लियर है? तो क्वेश्चन बन जाए, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? देख लिया पठानकोट की स्थिति, सॉरी मिठानकोट वाला। अब कह रहे हैं सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है, यानी कि कैसा नहीं है, खड़ा नहीं है, हल्का सा ढाल है इसमें। और सिंधु द्रोणी का 1/3 से अधिक हिस्सा का भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब तथा शेष पाकिस्तान में। तो 1/3 किसके पास है? कह रहे हैं कि 1/3 हिस्सा किसके पास है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और पंजाब और शेष पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की सबसे विश्व की लंबी नदियों में से एक है। अगर पूछा जाए कि विश्व की लंबी नदियों में क्या सिंधु नदी का नाम आता है, तो बिल्कुल आएगा, नील, अमेजन, यांगत्से, क्लियर है, और सिंधु नदी, गंगा, इनका नाम आता है। कह रहे हैं कि एक, क्या आपको पता है, एक हमारे यहाँ जल समझौता हुआ था 1960 में, इसको बोलते हैं सिंधु जल समझौता। 1960 के अनुसार भारत में इस प्रकार की नदियों का संपूर्ण जल का केवल 20% उपयोग करेंगे, बाकी इसका उपयोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ भागों सिंचाई के लिए करते हैं। अब एक समझौता हुआ था, कुल मिला के 6 नदियां हैं, इसमें बोल दिया गया कि ऊपर की 6 नदियों का जो आपका जल है इतने % पाकिस्तान यूज करेगा, बाकी शेष का इतना % कौन, भारत यूज करेगा। तो 1960 में विश्व बैंक ने, ध्यान रखना आपकी जो हमारी विश्व बैंक है, इस विश्व बैंक ने आपका समझौता कराया था, सिंधु नदी जल समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच है ये बेसिकली। ठीक है, तो जितना पढ़ा है इसमें कुछ पूछना है, कुछ डाउट है मुझसे पूछ लीजिए, फिर मेरे प्यारे बच्चों इसमें आगे बढ़ेंगे। चलिए देख लीजिए एक बार और इसके बाद हम गंगा द्रोणी को पढ़ने जाएंगे। अब गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है उसको पढ़ेंगे। नहीं है किसी को क्वेश्चन? चलिए बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की। देखिए गंगा नदी तंत्र, गंगा की प्रमुख धारा भागीरथी यानी कि गंगोत्री हिमनद से निकलती है। कह रहे हैं कि गंगोत्री हिमनद है, वहां से क्या निकलती है? भागीरथी नदी। और यही आपका देव प्रयाग में आपका भागीरथी और अलकनंदा मिलकर आपका गंगा बना, क्या करती हैं? उत्तराखंड में आपका अलकनंदा कहाँ मिलती है? देव प्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आपका अलकनंदा और आपका भागीरथी नदी आपस में मिल जाती है देव प्रयाग में, और भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद उनको गंगा कहते हैं। ये संगम है और यही है आपका, यहीं से शुरू होती है गंगा। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ नदियां हैं, जैसे आप देखेंगे यमुना, घग्गर, गंडक, कोसी। कौन होगी? यमुना होगी, यमुना के बाद घग्गर होगी, गंडक होगी और आप कोसी होगी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। कहां से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। गंगा के दाहिने यानी कि राइट साइड के किनारे के समानांतर बहती है। अगर ये आपका बह रही है तो इस तरह से समानांतर बहेगी इसके साथ साथ। ठीक है,
घग्गर, गंडक, कोसी, ये कैसी है? ये नेपाल हिमालय से निकलती हैं और इनके कारण प्रत्येक उत्तर भारत के मैदान कुछ हिस्सों में बाढ़ लेके आती है, क्योंकि ये कहां से आ रही हैं? नेपाल हिमालय से इस तरह से आ रही हैं। अब ये यहां से आ रही है, यानी कि इनके पास पानी में कोई दिक्कत तो है नहीं। अब ये कौन बह रही है आपका? नीचे यमुना नदी बह रही है। क्लियर है? अब देखिए होता क्या है, इन कारणों से प्रतिवर्ष उत्तर मैदान में कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जन माल का नुकसान होता है। लेकिन ये नदियां जो मिट्टी के उपजन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि को बना देती हैं। कैसे करती हैं? कृषि योग्य भूमि को भी आपका बना देती है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली प्रमुख सहायक नदी चंबल, बेतवा तथा सोन है। कह रहे हैं कि आपका प्रायद्वीप के उच्च भूमि से चंबल नदी, बेतवा और सोन यमुना में आकर बेसिकली मिलती है। और कह रहे हैं कि सेमी ड्राई एरिया जो है अर्ध शुष्क क्षेत्र से निकलती हैं, इनकी लंबाई कम है, पानी की मात्रा भी कम है। ज्ञात की ये नदियां कैसे तथा कहां से कहां गंगा में मिलती है? केन, बेतवा, चंबल, क्या ये सीधी गंगा में मिलती है, किसी की सहायक नदी के थ्रू मिलती है? बताइए, ढूंढिए बच्चों, पढ़ा तो होगा आपने। फिर एक उसका चित्र बनाएंगे बढ़िया सा कल को, कैसे सिंधु नदी निकली है, इन सबको गौर करके देखें। चलिए, कह रहे कि बाएं ओर से तथा दाईं ओर के किनारे की सहायक नदियां जो पूर्व से होकर गंगा में तब पश्चिम में बंगाली खाड़ी में फरक्का तक बहती हैं। कुछ आपका पूर्व में मिलती है और कुछ बंगाल की खाड़ी में जो आपका फरक्का बांध है वहां तक बहती है। गंगा डेल्टा का गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। कह रहे हैं कि जो उत्तरी यानी कि जो बिंदु है वो कौन सा है? गंगा। नदी दो भागों में बटी हुई है। एक है आपका गंगा हुगली, जिसकी एक वितरिका यानी कि एक धारा है और दूसरी वहां से दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, और डेल्टा का होते हुए बंगाल की खाड़ी में आपका बेसिकली मिल जाती है। यह मुख्य दक्षिण की ओर से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इसी में क्या मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल इसमें आपके बांग्लादेश में आकर मिलती है। अब ये बह रही है, इधर से ये आ गई और इस तरह से बहने लगती है। ठीक है, तो अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होकर मेघना के नाम से बन जाती है। अब यहाँ के बाद जब ये समुद्र में मिलेंगी, ये क्या हो गई? गंगा और ब्रह्मपुत्र आपका मेघना, और यहाँ क्या हो जाती है? पद्मा। पद्मा क्या जाती है? पद्मा। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का जल एक बृहद नदी के बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा डेल्टा को समुद्र आपका सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए इसके आगे बढ़े। थोड़ा सा एक बार यहाँ नजर उड़ाते हैं। अभी तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर इसको हम आपका अच्छे से बनाकर पूरा मैथ में फिल करके इनको देखेंगे कि कैसे आपकी नदी आती है, कहां से निकलती है। क्लियर है? ये देखिए, ये है तिब्बत का मानसरोवर लेक। ठीक है, यहाँ एक आपका दर्रा पड़ता है जिससे भारत में प्रवेश करती है, आपको ढूंढना है। ठीक है, इस तरह से ये एंट्री करते हुए इस तरह से यार। तो मुख्यतः अगर आप देखो सिंधु नदी को, तो ये आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बहती है। अब जम्मू कश्मीर आपका यूनियन आपका टेरिटरी है और इधर आपका लद्दाख यूनियन आपका टेरिटरी है। तो मुख्यतः सिंधु नदी आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो आपका टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसी में बहती है। क्लियर है? अच्छा, अब
ये देखिए, सिंधु नदी में कुछ और नदियां आकर मिलती हैं, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ये इसकी क्या है, प्रमुख सहायक नदियां हैं। कैसी है, प्रमुख सहायक नदी। और यही वो क्षेत्र है जहां फाइनली सारी नदी मिलकर एक ज्वाइंट धारा बनाती हैं। ये है आपका मिठानकोट। ये क्या क्षेत्र है आपका, मिठानकोट। ठीक है। और कराची के साइड ये आपके पूर्व में आके कहा मिल गई, अरब सागर में आके आपका फाइनली सिंधु नदी कहां मिलती है, आपका अरब सागर में। यानी कि आपका मानसरोवर ले झील आपके तिब्बत से होकर और फाइनली कहां मिल जाती है, आपका अरब सागर में। 2900 किलोमीटर की लंबा आपका ट्रेवल करने के बाद कहां मिलती है, आपका अरब सागर में आकर अपना डिपोजिशन बनाती है और वहीं आकर ये आपका मिल जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए या आप गौर करेंगे कि उत्तर भारत का जो क्षेत्र है ये अधिक संपन्नता क्यों है, इसमें क्लियर है, अधिक संपन्नता क्यों आपको दिखाई देती है। ठीक, तो इसमें अधिक संपन्नता होने का कारण है, अधिक घनत्व होने का कारण है यहां पर जो आपकी नदियां हैं इनका। अब देखिए, ये है गंगा नदी, ये है यमुना, और इधर से फिर बह रही है तिब्बत से ही आपका ब्रह्मपुत्र नदी। अभी दोनों आकर यहां मिल जाएंगी और इस तरह से ये बंगाली खाड़ी में अपना डिपोजिशन बना। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक ही मिलते हैं। आपको आप एक बार पढ़िए, रिवीजन करिए, मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।